नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनबीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहें। ओके दोस्तों, यदि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, कुछ दिन अच्छा से ध्यान दे देंगे तो आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ओके, आप अभी से ही मेहनत करते रहें। जब आपका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी तब आप लोग ओनली रिवीजन करिएगा। ओके, अब आपका जुलाई भी ख़त्म होने वाला है और 99% चांस है कि आपका अगस्त लास्ट तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी। आप लोग अच्छे से मेहनत करें। यदि आपको जॉब लेनी है, यदि आपको इसमें सिलेक्शन लेनी है तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें। आप एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड का वेट मत करें। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपको एनटीए के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर दिखाए थे, है ना। उसमें आपको मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, कंप्यूटर का, हिंदी का ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको दिखाए थे, लेकिन आपको उसमें आंसर के साथ नहीं बताए थे। ओके, तो आज आपको इस वीडियो में क्वेश्चन विथ आंसर करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक देखें। जनरल अवेयरनेस का ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो इस जेएनयू नॉन टीचिंग एग्जाम में पूछा गया था, जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग एनटीए के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर का अच्छे से डिस्कशन करते हैं। आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करवाते हैं और आप लोग भी देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, आपको पहले से कितना पता है। यदि इसी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप 30 में कितना स्कोर कर सकते हैं, आप लोग अपना प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए ऑल टू ऑल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि आप लोग इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अभी तक हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके का जितना भी वीडियो आया हुआ है ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देख लें। आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एनवीएस हिंदी 2024 करके, एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके और एनवीएस जीके 2024 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं जनरल अवेयरनेस का ये पहला क्वेश्चन क्या है और ऑल टू ऑल क्वेश्चन का अच्छे से आंसर आपको करवाते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 2023, 2022, 2021, अंतिम ऑप्शन है 2020। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 2020 में नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था। और ये किस लिए लॉन्च किया गया था दोस्तों, कोविड के समय जो लॉकडाउन लगा दिया गया था उसमें जो भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं उनको भारत लेके आना। ओके, समुद्री रास्ते से उनको भारत लेके आना ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और उसका नाम क्या रखा गया था, समुद्र सेतु। लॉन्च कब किया गया था, 2020 में। ओके, तो आप लोग इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे और आपका टोटल 30 में कितना सही होगा आप ये भी काउंट करते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा उसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जो भी आंसर आपको बताएंगे और जो भी इसका डिटेल्स आपको बताएंगे आप वो ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो आइए सबसे पहले आपको हिंदी दिखाते हैं और उसके बाद आपको इंग्लिश वर्जन दिखाएंगे। तो दोस्तों इसमें मिलान करना है कि भारत के मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है और भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। आप लोग जल्दी से मिलान कर लें कि किसका मिलान किससे होगा, उसके बाद आपको आंसर बताते हैं। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग एक बार इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग देख रहे हैं भारत के मार्टिन लूथर, तो भारत के मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। ओके, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है, तो बी का 4 हो जाएगा। भारतीय बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है, तो सी का 1 हो जाएगा। और भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो डी का 2 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख लें कि ये किस ऑप्शन में है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ओके, तो आपको ये ऑप्शन नंबर
3 में मिला है, यानी कि ये ऑप्शन 3 सही है। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यदि आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता होगा तो आप ये चारों अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, लोकप्रिय मान्यता के अनुसार त्रिपुरा का नाम निम्नलिखित में से किस देवी से मिला है। आपका ऑप्शन है त्रिपुर सुंदरी, पूर्ण सुंदरी, त्रिदेता सुंदरी, अंतिम ऑप्शन है त्रिपुर्णा माता सुंदरी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें और आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। ये चूजन ऑप्शन है, जो कैंडिडेट एग्जाम दिए थे वो ये ऑप्शन चूज किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये राइट आंसर है। ओके, तो आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1, त्रिपुर सुंदरी के नाम से त्रिपुरा का नाम रखा गया है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो चोटी की ऊंचाइयों को घटते क्रम में आपको सजाना है। ओके, मतलब माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है, अनाईमुड्डी की ऊंचाई कितनी है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है और नीलगिरी की ऊंचाई कितनी है। आपको इस चोटी की ऊंचाई पता होगा, उसके बाद ही आप इसको घटते क्रम में लगा सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा हाइट जिसका होगा उसको आप सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद कम वाला, उसके बाद कम वाला, उसके बाद कम वाला, इस तरह आपको सजाना है। ओके, तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि पहले कौन होगा, पहले कौन होगा, और उसके बाद आपको हम आंसर बताएंगे। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग एक बार इंग्लिश देख लें। ओके, तो दोस्तों आइए सबसे पहले आपको इसका ऊंचाई बताते हैं और उसके बाद आप लोग अपने आप इसका आंसर छांट लेंगे। माउंट केटू का जो ऊंचाई है दोस्तों वो 8611 मीटर है। ओके, उसके बाद आप लोग आए अनाईमुड्डी का जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। ओके, और इसके बाद आप लोग देख लें कंचनजंगा का जो ऊंचाई है वो 8586 मीटर है। ओके, और इसके बाद जो लास्ट में दोस्तों नीलगिरी, इसका जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। तो आप लोग अच्छे से देख लिए कि किसका ऊंचाई ज़्यादा है, किसका ऊंचाई कम है। तो सबसे पहला जो आएगा वो माउंट केटू आएगा यानी कि ए, उसके बाद कंचनजंगा आएगा यानी कि सी, उसके बाद अनाईमुड्डी आएगा यानी कि बी, और सबसे लास्ट आएगा नीलगिरी यानी कि डी। ओके, तो ए सी बी डी आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ओके, यदि आपको पहले से नहीं पता होगा तो इसका ऊंचाई आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट ऊंचाई भी पूछता है और इस तरह से सीक्वेंस में लगाने वाला भी पूछता है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है ना। तो आप लोग जानते ही होंगे माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई कितनी है तो 8849 मीटर है ना। और सेकेंड नंबर पर जो है वो यही माउंट केटू है। ओके, तो आप लोग इन सभी बातों को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आपको एक वीडियो लाएंगे और अच्छे से जितना भी ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ऑल टेबल क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपको हर एक एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित बौद्ध परिषदों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो बौद्ध परिषद हुआ था उसको आपको एक सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। ओके, तो इस चारों को आप सीक्वेंस में लगाएं। आप सबसे पहले अपना आंसर कंफर्म करें, उसके बाद आपको डिटेल्स में अच्छे से बताएंगे। जिन दोस्तों को हिंदी नहीं समझ में आई होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों आइए आपको इसका आंसर बताते हैं। दोस्तों पहला बौद्ध परिषद जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो आजाद शत्रु के शासनकाल में ये बौद्ध परिषद हुआ था। ओके, उसके बाद दूसरा बौद्ध परिषद वैशाली में हुआ था काला शोक के समय। ओके, तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद थर्ड बौद्ध परिषद जो हुआ था दोस्तों वो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय। ओके, और उसके बाद अगला जो फोर्थ हुआ वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये चारों आप लोग देख लिए। सबसे पहला हुआ था बी यानी कि राजगृह में हुआ था आजाद शत्रु के समय। उसके बाद दूसरा हुआ था वैशाली में यानी कि डी जो कि काला अशोक के समय हुआ था। उसके बाद तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के समय यानी कि सी। और चौथा जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय यानी कि ए। तो बी डी सी ए इसका
सही सीक्वेंस होगा, तो आप लोग भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यदि आपको पहले से ये पता होगा तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता होगा तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 2022 में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38(5) के तहत रानीपुर टाइगर रिजर्व को सूचित करने की मंजूरी दी गई थी। यह किस राज्य में स्थित है? यानी कि रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व है। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यदि आप लोग टाइगर रिजर्व वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। आपको 2 वीडियो दिए हैं, उसमें ऑल टू ऑल टाइगर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आप लोग ज़रूर देख लें, आपको हर एक एग्जाम में वो दोनों वीडियो काम देगा। ओके, आपको ये दोनों वीडियो NBS GK 2024 करके जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित को उनकी लॉन्च तिथि के अनुसार प्रथम शुभारंभ से शुरू करते हुए व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको इसका स्टार्टिंग ईयर डेट आपको याद रखना होगा। यदि आपको याद नहीं होगा तो आप इसको सीक्वेंस में नहीं लगा सकते हैं। आपको ये पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टअप इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट हुआ था और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ही आप इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरह करके आप लगाएं। ओके, आप लोग पहले अपना आंसर कन्फर्म कर लें, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें। तो दोस्तों आप लोगों ने अपना आंसर कन्फर्म कर लिया होगा। आइए आपको इसका आंसर बताते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। तो ये जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों ये जून 2015 में स्टार्ट हुआ था। ओके, उसके बाद आपका है स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्ट हुआ था। ओके, उसके बाद आपका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये जुलाई 2015 में स्टार्ट हुआ था। ओके, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जुलाई 2015। और उसके बाद आपका है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो ये मई 2015 में स्टार्ट हुआ था। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना यानी कि डी। ओके, और उसके बाद कौन सा स्टार्ट हुआ तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्टार्ट हुआ था यानी कि ए। और उसके बाद कौन सा स्टार्ट हुआ था दोस्तों तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि सी। और उसके बाद कौन सा स्टार्ट हुआ स्टार्टअप इंडिया 2016 में यानी कि बी। तो DACB इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए। ओके, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 2015 का ही 3 योजना इसमें से पूछ दिया गया है। तो आपको डेट नहीं याद रखिएगा तो कम से कम आप मंथ और ईयर ज़रूर याद रखें कि जब सीक्वेंस में लगाने वाला दे देगा तो आप फंसेंगे नहीं। ओके, इसमें 2015 से दिया 3 और 2016 से दिया 1। ओके, अलग अलग ईयर वाइज रहता तब कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन एक ही ईयर से 2015 से 3-3 दे दिया तो उस स्थिति में आपको मंथ भी याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह करके क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देता है, इसको आप आसान क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता होगा तो आप ध्यान में रखेंगे। और हम भी आपको कोशिश करेंगे कि जितना भी 2014 से योजना स्टार्ट हुआ है और अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट योजना है आपको अच्छे से करवा दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवा दें। ओके, तो हमसे जितना ज़्यादा हो पाएगा आपको हेल्प करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अंतिम ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये क्वेश्चन मिलान करने वाला दिया है, यानी कि इस तरफ राज्य है और ये आपका राज्य दिवस है, यानी कि तेलंगाना का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, उत्तराखंड का कब, झारखंड का कब, पंजाब का कब। ओके, तो आप लोग जल्दी से मिलान कर ले, उसके बाद आपको इसका आंसर बताते हैं और आपको एक बार इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं। जो दोस्तों लोग को हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी, आप जल्दी से इंग्लिश देख लें। तो दोस्तों सबसे पहले देखें तेलंगाना का, तो इसका राज्य दिवस 2 जून को मनाया जाता है, यानी कि चौथा होगा। उसके बाद आप लोग देखें उत्तराखंड का, तो इसका 9 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद झारखंड, इसका 15 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि 1 होगा। और अब आपका बचा पंजाब, तो पंजाब का 1 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि 3 होगा। तो आप लोग इस तरह से ऑप्शन छांट सकते हैं, A4, B2, C1, D3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है यही इसका सही आंसर जाएगा। ओके, तो आप लोग इस तरह से अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि तेलंगाना का जो स्थापना हुआ था वो आंध्र प्रदेश से अलग होके 2 जून 2014 को हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग होके हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड का बिहार से अलग होके हुआ था कब, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और इसके बाद पंजाब का 1 नवंबर 1966 को इसका गठन किया गया था। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा देश अपने नागरिकों को मुफ्त में सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आपका ऑप्शन है स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, फिनलैंड। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि नागरिकों को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, और ये 2022 में बना था। ओके, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी, आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1, स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश है जो अपने नागरिकों को सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध करा रहा है बिल्कुल फ्री में। ओके, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यूरू कब ज्ञात त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है जुलाई से अगस्त, अप्रैल से मई, अक्टूबर से नवंबर, जनवरी से फरवरी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, और आप लोग इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा जून से जुलाई। ओके, खासकर यूरू कब ज्ञात त्यौहार जून से जुलाई के बीच स्पेशल लद्दाख में मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसमें जून से जुलाई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन 1 को सही आंसर लगा सकते हैं, जुलाई से अगस्त के बीच। ओके, लेकिन इसमें जून से जुलाई ऑप्शन होता तो सही आंसर वही जाता। ओके, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दे के है कि आपको स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ओके, तो पहला जो स्टेटमेंट है मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। उसके बाद दूसरा जो कथन है मोहिनीअट्टम नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र मृदंग, वायलिन, वीणा, बांसुरी और तालम है। तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर कन्फर्म करें कि क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर कन्फर्म करें। आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी, आप लोग जल्दी से इंग्लिश में स्टेटमेंट देख लें, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोनों कथन बिल्कुल सही है। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से संबंधित है, बिल्कुल सही है, और मोहिनीअट्टम नृत्य में प्रयुक्त होता है मृदंग, वायलिन, वीणा, बांसुरी और तालम, ये भी सही है। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, दोनों कथन सही है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी दोस्तों कथन देके क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो कथन है केरल ने भारत की पहली राज्य स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की है। उसके बाद कथन 2 है इस ई टैक्सी सेवा का नाम केरल सवारी है। तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर कन्फर्म करें कि क्या दोनों कथन सही है कि दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं। ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों आइए आपको इसका सही आंसर बताते हैं। तो केरल ने भारत की पहली राज्य स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की है, बिल्कुल सही है, और इसका नाम केरल सवारी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके, कोशिश करेंगे आपको 2023 का और 24 का जो अभी तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा ऑल टू ऑल आपको करवाने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंतिम ऑप्शन है केरल। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है। ओके, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 तमिलनाडु में है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इसको हिंदी में तमिलनाडु लिख दिया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना। आप लोग इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं, इंग्लिश में सही सही लिखा है। तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। इसका स्थापना 1993 में हुआ था, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इसका किसका, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का स्थापना 1993 में हुआ था। और यह किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट पे आधारित है दोस्तों। पहला कथन क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है और यह पारिस्थितिक भंडार के संरक्षण और सतत उपयोग तथा लाभों के समान बंटवारे के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए सुविधाजनक, नियामक और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। उसके बाद आपका कथन 2 क्या है, जैव विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए 2014 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आप लोग देखें दोनों सही है, दोनों गलत है कि एक सही है एक गलत है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा दे रहे हैं। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। ये आपका स्टेटमेंट 1 है और ये आपका स्टेटमेंट 2 है। ओके, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों आइए आपको इसका आंसर बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहला कथन जो है दोस्तों वो बिल्कुल आपका सही है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है और यह पारिस्थितिक भंडार के संरक्षण और सतत उपयोग तथा लाभों के समान बंटवारे के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए सुविधाजनक, नियामक और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन है दोस्तों कि जैव विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए 2014 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना की गई, जो कि बिल्कुल गलत है। NBA की स्थापना 2003 में की गई थी। ओके, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 2003 में की गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है और दूसरा गलत है, यानी कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों ये योजना है और इधर आपका ये सूची है, इससे मिलान करना है कि किस राज्य की सरकार ये स्टार्ट किया है या फिर ये किससे संबंधित है, आपको ये मिलान करना है। तो आप लोग जल्दी से मिलान करें कि अर्न विथ लर्न योजना इनमें से किससे संबंधित है, PM वाणी योजना इनमें से किससे संबंधित है, PM डिवाइन योजना इनमें से किससे संबंधित है और चिराग योजना इनमें से किससे संबंधित है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें, उसके बाद हम आपको इसका राइट आंसर डिटेल्स में बताते हैं। ओके, जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों आइए आपको इसका सही आंसर बताते हैं। तो पहला जो योजना है अर्न विथ लर्न योजना, तो ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई योजना है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद PM वाणी योजना जो है ये स्पेशल वाईफाई के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से संबंधित है। उसके बाद PM डिवाइन योजना ये नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और अंतिम जो ऑप्शन है चिराग योजना ये हरियाणा सरकार से संबंधित है। ये हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए जो खर्च आएगा वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ओके, वो खर्च सरकार देगी। ये हरियाणा सरकार की योजना है चिराग योजना। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा A का 1, B का 3, C का 4 और D का 2 इसका सही आंसर होगा। ओके, तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन में है। A का 1, B का 3, C का 4 और D का 2 ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही सही होगा। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यदि आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आप फंसेंगे नहीं, आप आंसर दे सकते हैं। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के 5 मुख्य उपदेश हैं अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, सत्य और परिग्रह। ओके, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा महावीर स्वामी द्वारा जोड़ी गई थी। ओके, तो आपको बताना है कि महावीर स्वामी के द्वारा कौन सी शिक्षा जोड़ी गई थी, सत्य और परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ओके, तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, और जैन धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वंदे भारत रेलगाड़ियों को उनकी लॉन्च तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अब आपको लॉन्च का तिथि याद रखना होगा कि किस तिथि में कौन सा वंदे भारत स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसको आप आसान क्वेश्चन नहीं बोल सकते। ओके, यदि आपको पता होगा तो आप अपना आंसर कंफर्म कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है गांधीनगर से मुंबई, ऊना से नई दिल्ली, नई दिल्ली से वाराणसी, चेन्नई से मैसूर। तो इसको आप व्यवस्थित करें कि पहले कौन शुरू हुआ, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ओके, और इसके बाद हम आपको इसका आंसर बताते हैं। सही आंसर क्या होगा आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं। दोस्तों आइए आपको इसका सही आंसर अच्छे से बताते हैं। तो पहला जो है दोस्तों गांधीनगर से मुंबई। ओके, तो ये गांधीनगर से मुंबई जो स्टार्ट हुआ था वंदे भारत, वो आपका सितंबर 2022 में स्टार्ट हुआ था। ओके, और उसके बाद क्या है ऊना से नई दिल्ली, तो ये अक्टूबर 2022 में ही स्टार्ट हुआ था। ओके, और उसके बाद आपका है नई दिल्ली से वाराणसी, तो ये फरवरी 2019 में स्टार्ट हुआ था। ओके, और इसके बाद आपका है चेन्नई से मैसूर, तो ये नवंबर 2022 में स्टार्ट हुआ था। तो अब आप लोग देख लें कि सबसे पहले कौन शुरू हुआ, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो नई दिल्ली से वाराणसी फरवरी 2019 में यानी कि सी। उसके बाद कौन सा शुरू हुआ था गांधीनगर से मुंबई सितंबर 2022 में यानी कि ए। उसके बाद कौन सा शुरू हुआ ऊना से नई दिल्ली अक्टूबर 2022 में यानी कि बी। और उसके बाद कौन सा शुरू हुआ चेन्नई से मैसूर नवंबर 2022 में यानी कि डी। CABD इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ये आसान क्वेश्चन नहीं होता है, आपको डेट के साथ याद रखना पड़ेगा, मंथ के साथ। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 2022 से पूछ दिया 3 और 2019 से पूछा है 1। ओके, हाँ, तो ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। अधिकतर कैंडिडेट का ये गलत ही होता है। यदि आप याद रख पाएंगे तो अच्छे से आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों इसे आप आसान क्वेश्चन कहेंगे, अनुच्छेद का मिलान करना है। तो आप लोग जल्दी से मिलान करें कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 368 ये सब किससे संबंधित है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। आइए आपको इंग्लिश वर्जन जल्दी से दिखा देते हैं, हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी। आप लोग जल्दी से मिलान करें कि कौन सा आर्टिकल्स किससे संबंधित है। ओके दोस्तों आइए आपको इसका सही आंसर बताते हैं कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा से संबंधित है यानी कि इसका हो जाएगा 3। उसके बाद आपका है अनुच्छेद 76, तो ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है यानी कि इसका हो जाएगा 4। उसके बाद आपका है अनुच्छेद 52, तो ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है यानी कि इसका हो जाएगा 1। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। उसके बाद आपका अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है यानी कि 2। तो आपका हो गया ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 है ना। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, यदि आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात, यदि आपको नहीं पता होगा तो आप ध्यान में रखेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, संशोधन है, अनुसूची है, भाग है, सब आपको अच्छे से करवा देंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू ब्रिटिश राज के दौरान किस शहर के कोतवाल थे। आपका ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, मेरठ। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू किस शहर के कोतवाल थे। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। एक बार आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आई होगी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 दिल्ली के कोतवाल थे। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे दोस्तों लोग को लगता होगा कि इलाहाबाद के होंगे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कहाँ के थे, इलाहाबाद के। तो इलाहाबाद सही आंसर नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो दिल्ली होगा। ओके, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये क्वेश्चन भी कथन से संबंधित है दोस्तों। पहला कथन क्या है? हवा का स्तंभ अस्थिर संतुलन की स्थिति में होता है जब पर्यावरणीय ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर से अधिक होती है। उसके बाद कथन 2 क्या कह रहा है? हवा का स्तंभ स्थिर संतुलन में होता है जब एक आरोही हवा की शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर प्रचलित सामान्य ह्रास दर से अधिक होती है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि क्या कथन 1 सही है या कथन 2 सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। आपको एक बार इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं। जिनको हिंदी समझ में नहीं आई होगी आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें। ओके दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों? डैश को एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद। अंतिम ऑप्शन है महर्षि दयानंद। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है। आप लोग इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 1981, 1983, 1984, 1986। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 1983 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना की गई थी। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और आपसे कहीं ये पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किस भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन है शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में इनमें से कौन सा शामिल है। आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें और अपना आंसर कन्फर्म करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 और 4 कंचनजंगा और सिमलीपाल दोनों यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो इसका सही आंसर दोनों होगा। ओके जो कि इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन अलग अलग करके दिया है 1 2 3 4 करके। ओके तो लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो दोनों होगा। ओके तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और एक वीडियो लाएंगे आपको ये भी करवा देंगे कि कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल है। ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको करवा देंगे कि भारत का कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 2022 में भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितने आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है 8 9 11 12। आप लोग इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं कि 2022 में कितने रामसर स्थल शामिल किया गया था। ओके जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 11 रामसर स्थल 2022 में शामिल किया गया था। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और अभी तक लगभग 80 रामसर स्थल को शामिल किया जा चुका है। एक वीडियो लाएंगे आपको करंट अफेयर से संबंधित बता देंगे कि 2023 में कितना शामिल किया गया था और अभी 24 में हाल में कौन सा शामिल किया गया है वो भी आपको करवा देंगे। ओके और ये रामसर स्थल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी आपको करवाने का प्रयास करेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत ने किस शहर में मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक केंद्र की स्थापना 2014 में की गई थी? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, पुणे। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि बिम्स्टेक हेडक्वार्टर की स्थापना कहाँ की गई थी भारत में। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो आप लोग जल्दी से इंग्लिश वर्जन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 नोएडा में स्थापना किया गया था। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों ये आपको मिलान करना है कि ये कहाँ कहाँ है। अशोक स्तंभ कहाँ पे, रिंग्ड शोक वेल्स कहाँ पे, बामियान मंदिर कहाँ पे, बरोबुद्र स्तूप कहाँ पे, आपको ये मिलान करना है। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं। जल्दी से आप लोग मिलान करें और अपना आंसर कंफर्म करें। ओके दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अशोक स्तंभ का संबंध ऑप्शन 3 से है यानी कि
नंदगंज पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। ओके, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद रिंग्ड सुक वेल्स रोपर में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। रोपर कहाँ है? पंजाब में। बामियान मंदिर, तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका अफगानिस्तान में है। और उसके बाद कौन सा है? बोरोबुदुर स्तूप, तो ये इंडोनेशिया में है, यानी कि ऑप्शन 2। तो इसका होगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, है ना। तो ये इसका सही आंसर होगा। आप लोग देख लें कि ये किस ऑप्शन में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यदि आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता होगा तो आपको जो भी बताएं हैं वो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से ग्रहों के किस समूह को स्थलीय ग्रह कहा जाता है? आपका ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस। ऑप्शन 3 है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन 4 है यूरेनस, नेपच्यून और शनि। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि इनमें से किस ग्रुप को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं, जल्दी से आप लोग देखें और अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। जो सूर्य के नज़दीक होता है उसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ओके, तो ये चारों सूर्य के अति नज़दीक है, इसलिए इसको स्थलीय ग्रह कहा जाता है। आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट से संबंधित है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट क्या है? जोतदार शहरी क्षेत्रों में स्थित थे और गरीब ग्रामीण पर सीधा नियंत्रण रखते थे। उसके बाद कथन 2 क्या है? जमींदारों की शक्ति वास्तव में जोतदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि कथन 1, कथन 2 दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। यदि आपको हिंदी समझ में नहीं आई होगी तो जल्दी से आप लोग इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अपना आंसर कन्फर्म कर लिया होगा। आइए आपको इसका सही आंसर बताते हैं। तो पहला जो कथन है दोस्तों, जोतदार शहरी क्षेत्रों में स्थित थे, जो कि बिल्कुल गलत है। जोतदार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे। जो भी गाँवों में खेती होता था, जमीन होता था, उस पे सीधा नियंत्रण जोतदार का होता था और ये शहरी क्षेत्र में नहीं रहते थे, ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। ओके, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ग्रामीण लग जाता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। ओके, और इसके बाद आप लोग देखें कथन 2 क्या है? जमींदारों की शक्ति वास्तव में जोतदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी, जो कि नहीं होगा। जोतदारों की शक्ति अधिक थी क्योंकि ये सीधा गरीब किसानों पर नियंत्रण जो रखता था। गाँव में किसानों पे इसका पकड़ ज़्यादा होता था। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ओके, तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित आविष्कारों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको ये एक सीक्वेंस में लगाना है कि पहले किसका आविष्कार हुआ, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका। आपको इस तरह से सीक्वेंस में लगाना है। तो भाप इंजन, कंप्यूटर, बैटरी, मोटरसाइकिल, रेडियो, ये सब का इन्वेंशन कब कब हुआ। आप लोग जल्दी से अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आइए आपको बताते हैं। तो पहला जो है भाप इंजन, ये 1776 में आविष्कार हुआ था। उसके बाद आपका कंप्यूटर है तो इसे 1822 में आविष्कार माना जाता है। बैटरी है तो इसे 1800 ईस्वी में आविष्कार माना जाता है। उसके बाद आपका मोटरसाइकिल है तो इसे 1885 में आविष्कार माना जाता है। उसके बाद आपका रेडियो है, इसे 1901 में आविष्कार माना जाता है। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि पहला कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो सबसे पहला होगा ए, यानी कि भाप इंजन, और उसके बाद आपका होगा बैटरी, यानी कि 1800, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर 1822, यानी कि बी, और उसके बाद आपका होगा मोटरसाइकिल, यानी कि 1885, यानी कि डी, और अंतिम होगा रेडियो, यानी कि 1901, यानी कि ई। तो ए सी बी डी ई किस में है आप लोग जल्दी से देख लें। ए सी बी डी ई, ए सी बी डी ई। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन था जो आपको करवा दिए। अच्छे से डिस्कशन करने का प्रयास किए, अच्छे से आपको बताने का प्रयास किए। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये 30 क्वेश्चन में पहले से कितना का आंसर पता था, और यदि इस तरह के 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कितने स्कोर कर पाते, आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। आपको यदि
किसी क्वेश्चन के आंसर पे डाउट होगा, आपको लगता होगा कि इसका आंसर ये नहीं होगा ये होगा, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। आप क्वेश्चन नंबर लिख के बताएंगे कि इसका सही आंसर ये होना चाहिए और उसका रीज़न भी आप बताइएगा। ओके, और उसके बाद आपको कमेंट्स में रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जितना ज़्यादा हो पाएगा आपको इस NVS नॉन टीचिंग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।